Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 नवंबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लुजॉन स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, जो हमारी सरकार है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, अब उनके पास जितना भी रेवेन्यू आता है, जो भी उनकी कमाई होती है, अब पहली चीज़ तो ये है रेवेन्यू कैसे आता है। देखो टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू आता है, बहुत सारा रेवेन्यू नॉन टैक्सेस के थ्रू भी आता है। अब जितनी भी इनकी कमाई है, जितना भी जो रेवेन्यू आता है, वो सब कौन से फंड में डाला जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार या फिर कोई पैसा खर्चती है तो वो कौन से फंड से निकाला जाता है, ये आप लोग को बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बी पब्लिक अकाउंट, सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर डी डिपॉजिट एंड एडवांसेस फंड। इसके बारे में सही आंसर आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। और बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है। और टेलीग्राम पर मैंने वही आंसर प्रोवाइड किया है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नीचे ज़रूर बताना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो इस आर्टिकल में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो आज के टाइम पर क्यों एनजीओ के फॉरेन फंड को मॉनिटर कर रही है। अब ये क्या है मामला, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली चीज़, एनजीओ क्या होता है। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम एक तरीके से मतलब प्रॉफिट वगैरह कमाने का मकसद इसका ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेन जो ये काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, उन सबको इंप्लीमेंट करने का भी काम करता है, उनमें काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाता है। अब एनजीओ को बहुत सारा पैसा भी आता है। मान लो कोई एनजीओ बच्चों के लिए काम कर रहा है या अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम कर रहा है, तो इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, फंडिंग आती है। और उसी फंडिंग में एक फंडिंग आती है दूसरी कंट्री से। जैसे मान लो भारत के अंदर कोई एनजीओ है, ये ए नाम का एनजीओ है, अब इसको फंडिंग आ रही है बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मतलब सपोज करते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कहाँ पर, इस एनजीओ के अंदर। अब क्या है, जो बाहर से फंडिंग आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन फंड। ठीक है, फॉरेन फंड का ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो एनजीओ के पास यहाँ पर पैसा आ रहा है। अब इसी पैसे को क्या करती है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो इसको मॉनिटर करती है। ये आप लोग को ध्यान देना है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर ये जब पूछा गया क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों यहाँ पर इसको मॉनिटर कर रही है, तो सिंपल सा आंसर जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यहाँ पर ये बोला कि देखो आज के टाइम पर जो फॉरेन फंड आ रहा है एनजीओ के अंदर, पॉसिबिलिटी ये है कि इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और इवन पहले गलत इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इस बेसिस पर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल मतलब क्या बोला गया है, तो मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर जो हमारे कंट्री की नेशनल पीस है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है, इसको खतरा पहुंचाया जा सकता है इस फंड के माध्यम से। कैसे, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये फंड पहले भी दिया गया था, और अब भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर इस फंड का इस्तेमाल कर सके हम लोग अपने कंट्री में नक्सलवाद को बढ़ाने में, नक्सल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने में। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर इस फंड को मॉनिटर किया जाता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो छोटी सी यहाँ पर चीज़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसको क्यों मॉनिटर करता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर देखता है हमारी नेशनल पीस, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, हमारे पूरे देश भर में शांति बनाने का काम करता है। इसी वजह से यहाँ पर इस फंड को वो मॉनिटर कर रहा है। आई होप आपको आर्टिकल A to Z अच्छे से क्लियर हो चुका है।
चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बस इतना ही था, काम का सामान और सब कुछ यहाँ पर वापस से हटा दो। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर बात करता है ये वाला, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि हम लोगों को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। डेली करंट अफेयर का वीडियो डेली अपलोड होता है इसी चैनल पर, उसका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो देखो जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको ओरिजिनल चैनल पर मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं टेलीग्राम पर, तो आप मेक श्योर करो उन चैनल को बिल्कुल भी ना ज्वाइन करो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, दूसरे का नाम है दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है। पहले वाले चैनल पर लगभग 80,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, दूसरे वाले चैनल पर भी 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है। पहले वाले चैनल में इनफैक्ट 83,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, तो उन्हीं चैनल्स को आपको ज्वाइन करना है। वहीं पर मैं सारे पीडीएफ्स वगैरह दे रहा हूँ। जो फेक चैनल्स हैं उन्हें पे मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ पर शेयर किया जा रहा है क्या नहीं शेयर किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर मेक श्योर करो इन्हीं चैनल्स को ज्वाइन करो, यहीं पर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डेली न्यूज़पेपर को डिलीट क्यों कर देते हो। देखो द हिंदू का न्यूज़पेपर पिछले 1 साल से मैं रेगुलरली प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हाँ न्यूज़पेपर आपके पास ना आया हो। हाँ हो सकता है एक आध दिन आया हो, लेकिन उस दिन न्यूज़पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ होगा, अदरवाइज डेली न्यूज़पेपर आपके पास आता रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है ना कि मैं डेली डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डेली डिलीट मुझे करना पड़ता है क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कॉपीराइट स्ट्राइक आया था उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग की हेल्प होती है, तो मैं इसको सेंड करके और फिर उसका 24 घंटे के अंदर अंदर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड करो, अपने पास स्टोर करके रख लो, फिर जब भी मन है तब भी उसको पढ़ लेना। तो स्टोर करके रखते जाओ और इसको पढ़ लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर मैं न्यूज़पेपर ये पढ़े रहने दूंगा इस चैनल पर, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो चैनल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। अब चलो सेकंड आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है जो यूके है, यहाँ पर बात की गई है यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूके ने कोवैक्सीन को इंक्लूड किया है अपनी खुद की जो लिस्ट है वैक्सीन्स की उसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग 22 नवंबर से जो भी इंडियन ट्रैवलर्स हैं, जो भी भारत से यहाँ पर मान लो यूके जा रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो बिल्कुल वो ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अभी तक इनको अलाउ नहीं था जो भी व्यक्ति कोवैक्सीन लगवा रहा है, ठीक है। कोविशील्ड वालों को अलाउ किया गया था, लेकिन जो कोवैक्सीन लगवा रहा है उसको अलाउ नहीं किया गया था। तो आपको मालूम होगा कोवैक्सीन को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हाल ही में हम लोगों ने देखे भी हैं। नाउ फाइनली यहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने कोवैक्सीन लगवा रखा होगा 22 नवंबर से वो भी ट्रैवल कर सकता है यूके में। तो ये यहाँ पर बताया गया। कोई भी यहाँ पर सेल्फ आइसोलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में कहीं नहीं पूछी जाएगी, तो इसको आप लोग बस खाली एक आइडिया रखकर हटा सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कल न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल है वहाँ पर ये देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नौ आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज आर्टिकल में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, मतलब आर्टिकल्स कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट एडिटोरियल भी हमारा आज बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म है बिल्कुल आज न्यूज़पेपर। हाँ एक आध चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2-4 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कुछ नया सीखेंगे, बहुत सारे लोग नया सीखने वाले हैं, लेकिन जो लंबे समय से मेरे साथ कनेक्टेड है उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि लगभग आप कह सकते हो कि बहुत सारी टीम्स वगैरह लगा दी गई हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकें। अब एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए अभी आपको मालूम होगा हाल ही में जो स्मोक टावर्स होते हैं वो लगाए गए थे, है ना। अब जो स्मोक टावर है इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बारे में चर्चा की गई है। सरकार यहाँ पर इसके टैंकर्स को इंक्रीज कर देगी ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि क्या इंक्रीज किया जा रहा है, कितनी टीम कहाँ काम कर रही है, कुछ भी नहीं ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन स्मोक टावर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी अपने मेंस एग्जामिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीलिम्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आखिरकार स्मोक टावर है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाँ ये देख पाओगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो जीएस पेपर 3 है वहाँ पर एक टॉपिक आता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर स्मोक टावर एक प्रकार का डिवाइस बनाया गया है जो कि एयर पोल्यूशन को टैकल करेगा। अभी दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर इन सारे एरियाज़ में यहाँ पर इनको लगाया जा रहा है, इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बोला यह गया है कि जो ये एयर पोल्यूशन है इसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है ये एयर स्मोक टावर। अब ये स्मोक टावर का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा के समझाता हूँ काम कैसे करता है ये। इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी, और स्मोक टावर के बारे में जहाँ पर भी आप लिख रहे हो लिख कर इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना, ठीक है, कि हाँ स्मोक टावर के बारे में आपके पास चीज़ें तैयार हैं। तो इस प्रकार का आपको ये टावर देखने को मिलेगा, ठीक है। होता क्या है, मान लो दिल्ली के अंदर ये टावर लगाया गया और जो एयर है वो काफ़ी हद तक पॉल्यूटेड है, काफ़ी हद तक गंदी हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो पॉल्यूटेड एयर है वो क्या होगा, वो इस टावर के अंदर फ्लो करेगी,
टावर के अंदर फ्लो करने के बाद वो जब नीचे आएगी उसके बाद वो फिल्टर्ड होकर नीचे के एनवायरनमेंट में वो हवा फैल जाएगी। तो मतलब हवा को फिल्टर करके साफ करने के बाद एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाएगा इस टावर के थ्रू। तो मेन काम यहाँ पर इस टावर का ये देखने को मिलेगा। इसके बारे में ध्यान रखना। तो जो पॉल्यूटेड एयर है वो यहाँ पर ऐसे इनफ्लो करेगी, अंदर जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे फिल्टर्स वगैरह लगे होंगे, फिल्टर्स लगे हुए हैं, फिर नीचे कुछ फैंस लगे हुए हैं और फिर उन फिल्टर्स के थ्रू हवा साफ होने के बाद वो फिल्टर के थ्रू यहाँ पर जब सारा काम हो जाएगा तो वो जो हवा है साफ़ होने के बाद वो आउट हो जाएगी। ठीक है, जो एनवायरनमेंट पे आपको नीचे के आसपास की जो हवा मिलेगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी कैपेसिटी को हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? फिल्टर्स की मात्रा बढ़ाने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अलग से मॉडिफाई करने के बाद हम इसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। टावर की यहाँ पर जो कॉस्ट वगैरह है 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर टावर की कॉस्ट वगैरह लगती है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन आपको वर्किंग समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये टावर कैसे काम करता है। और आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल है पोल्यूशन से रिलेटेड हैं कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, यह आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है। आपको मालूम होगा एक डिस्प्यूट काफ़ी चर्चा में है। डिस्प्यूट तो हमेशा बहुत सारे चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूट ये बहुत लंबा डिस्प्यूट है, बहुत पुराना डिस्प्यूट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे बात की गई मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। तो मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले पढ़ाया था, डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ाया था। शायद मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में ही पढ़ा रखा है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आज आपको यहाँ पर ये डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा। देखो, बवाल चल रहा है तमिलनाडु और केरला के बीच में इस डैम को लेकर। ठीक है, यहाँ पर केरला सरकार बोलती है कि यार ये जो डैम है ये काफ़ी बड़ा खतरा है हमारे ऊपर, बहुत पुराना हो चुका है, टूट गया ना तो ये पूरा इदुक्की डिस्ट्रिक्ट बह जाएगा। लेकिन तमिलनाडु यहाँ पर इस चीज़ को सुन नहीं रहा है। इसका जो वाटर लेवल है उसको और ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु कह रहा है अगर हमने इसके ऊपर पानी नहीं रखा ज़्यादा भरकर तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सही से पानी नहीं मिल पाएगा। तो आपको हो गई मुद्दा क्या है। तो मुद्दा समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। यहाँ पर एक डैम है, इस पिक्चर में आप लोग ये डैम देख पा रहे होंगे ना, ये एक डैम है बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मुल्ला पेरियार को बोला गया क्योंकि दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। जैसे कि मान लो एक मुलयार रिवर है और एक पेरियार रिवर है, इनके कॉन्फ्लुएंस पर यहाँ पर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डैम है बेसिकली ये कौन से स्टेट के अंदर है? ये है केरला के अंदर। ध्यान से सुनना, ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है? ये है केरला के अंदर। लेकिन इस पूरे डैम को ऑपरेट कौन करता है? वो तमिलनाडु ऑपरेट करता है। तमिलनाडु यहाँ पर इस डैम का पूरी तरह से यूज़ करता है, जो पानी है वो भी यहाँ पर तमिलनाडु ही यूज़ करता है। क्या आपका क्वेश्चन होगा कि केरला क्या इस डैम के पानी यूज़ नहीं कर सकता? नहीं। तो आप यही चीज़ देख सकते हो कि इनफैक्ट जो डैम है वो केरला में है, लेकिन यहाँ पर उस डैम का यूज़ केरला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है। तो आप कहोगे ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ये बात बहुत पुरानी है। ठीक है, लगभग यहाँ पर 1895 के आसपास की बात है, अप्रॉक्स यहाँ पर इतने ही टाइम के आसपास की बात है। यहाँ पर जो डैम है ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाया गया था और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ये जो डैम है इसको तमिलनाडु को दे दिया। तमिलनाडु को एक लीज पर दिया था, किराए पर, रेंट पर आप कह सकते हो। कितने साल के लिए? 999 ईयर्स के लिए, लगभग 1000 के साल के आसपास आप कह सकते हो। इतने साल के लिए यहाँ पर जो पूरा डैम है ये तमिलनाडु को दे दिया गया। और आज के टाइम पर इस डैम को 120 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इतना पुराना डैम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी काफ़ी आ चुकी होगी। तो जब पुराना डैम हो चुका है तो केरला इसको यही यहाँ पर ये पूरा मुद्दा उठा रहा है कि यार डैम बहुत पुराना हो चुका है, इस पर दरारें आ चुकी हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हो? तमिलनाडु कोशिश कर रहा है इसका जो वाटर लेवल है उसको थोड़ा सा हम ऊपर रखें। केरला यहाँ पर बोल रहा है दरारें आ चुकी हैं, अगर यहाँ पर पानी ऊपर रखा ना तो बिल्कुल कभी भी पॉसिबिलिटी यह है कि डैम छटकेगा और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट वो बह जाएगा पूरी तरह से। ये और केरला के अंदर वैसे ही काफ़ी सारी फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे केरला ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बोली है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पर तमिलनाडु से बोला ये जाना चाहिए कि वो नया डैम बना ले और इस डैम को पहली बात एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करके एक नया डैम बना ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस डैम को ख़त्म किया जाए, दूसरा नया डैम बना लिया जाए मजबूत सा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा यहाँ पर केरला बोल रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि डैम हटा ही दो। ठीक है, एक आप नया डैम बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, 126 साल पुराना ये डैम हो चुका है, तो इससे काफ़ी बड़ा खतरा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, सब लिखित में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। कहीं पर भी डिस्प्यूट आता है
और वाटर डैम के रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्प्यूट्स हमारे कंट्री में चलते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट ये भी है, तो पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाए। आर्टिकल जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग देख पाओगे, मैंने डिस्प्यूट के बारे में समझाया। ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है, केरला के अंदर। इसको ऑपरेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, वो तमिलनाडु उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्प्यूट ये वापस से क्यों उठा है, क्योंकि केरला सरकार चाहती है कि यहाँ पर इस डैम को बदल कर एक तरीके से दूसरा डैम बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये डैम काफ़ी बेकार हो चुका है और इससे यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलेगा अगर ये डैम टूट गया तो। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये डैम यहाँ पर पेरियार रिवर पर आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। 999 ईयर के लीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ इतने साल का एग्रीमेंट हुआ है, इतने साल के लिए रेंट पर यहाँ पर क्या दिया गया है, तमिलनाडु को ये डैम दिया गया है। आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, तो ये आर्टिकल हमारा 100% कवर हो जाएगा। पेरियार रिवर पर यहाँ पर डैम लोकेटेड है। तो बेसिकली पेरियार रिवर के बारे में जान लो, क्योंकि रिवर बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पेरियार रिवर बेसिकली एक लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे केरला के अंदर। आपको ध्यान रखना है लगभग 244 किलोमीटर्स के आसपास इस रिवर की लेंथ है और इसको केरला की लाइफ लाइन भी बोला जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइफ लाइन ऑफ केरला क्या है, तो वो है पेरियार रिवर। ध्यान रखना इसके बारे में। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो पेरियार रिवर निकल कर आती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से। देन उसके बाद ये बहती हुई यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क से बहती हुई निकलती है। आज के टाइम पर इस रिवर के बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुथिरापुझा, मुलैयार, चिरुथोनी और पेरिंजन कोत्ते। तो ये सारे आपको यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलेंगी। ध्यान रख लेना, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये। तो अभी क्या है, संयुक्त किसान मोर्चा, इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग वापस से अब प्रोटेस्ट करना चालू करने वाले हैं, क्योंकि विंटर सेशन चालू होने वाला है। आपको मालूम होगा पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग सेशंस होते हैं, मानसून सेशन, अब विंटर सेशन भी होता है। तो अब सर्दियाँ आ रही हैं, विंटर सेशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों का कहना यह है कि हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, रोज़ाना प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ पर रैलीज़ निकाली जाएंगी, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक रैलीज़ निकाली जाएंगी, ऐसी भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होना चालू होगा वो 29 नवंबर से शुरू हो जाएगा और आप देख पाओगे उसके बाद रेगुलरली ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में कवर होता रहेगा। अगर हम बात करें पिछले साल की, मुझे याद आ रहा है, हाँ इसी टाइम की बात है, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, हमने 3-4 महीने ना फ्रंट पेज से ये आर्टिकल हटा ही नहीं था, ठीक है, इस प्रोटेस्ट के बारे में। मुझे ये चीज़ याद आ रही है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत पहले से, तो उनको भी याद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बात की गई है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस जो 3 फार्म लॉज को लाया गया था उसके रिगार्डिंग, ठीक है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। अब ये फार्म लॉज अभी तक रिपील नहीं किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड ये है कि इन फार्म लॉज को वापस से रिपील कर लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हमारे फार्मर्स ने लगातार, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ, और आपको मालूम होगा 26 जनवरी में तो एक बहुत बड़ा वायलेंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग वापस से प्रोटेस्ट करेंगे और 29 नवंबर से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, जब से क्या होगा, विंटर सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, तब से यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पीसफुली और फुल डिसिप्लिन के साथ ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, रैलीज निकाली जाएंगी यहाँ पर, और मतलब कि कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द ये जो फार्म लॉज है इनको रिपील कर दिया जाए। नाउ फार्मर्स की डिमांड क्या है, फार्मर्स की मेन डिमांड यह है कि जो ये लॉ है बेसिकली इनको डाइल्यूट किया जाए, खत्म करो, जैसे यहाँ पर सरकार इस लॉ को लेकर आई है इसको हटा दिया जाए, ठीक है। अब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आखिरकार ये लॉ है क्या, ये तो पता चले। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। देन उसके बाद यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड ये भी है कि जो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है, वो रेगुलरली मिलता रहे, और एमएसपी को अभी यहाँ पर सरकार हमारी दे ही रही है, या भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको फार्म लॉस के बारे में बता देता हूँ। देखो फार्म लॉस के रिगार्डिंग मैंने आपको 3 पिक्चर शेयर करके दे दी, यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको ये पिक्चर मिल जाएंगी। तो मतलब ये 3 लॉस के नाम क्या है, सबसे पहला जो बिल था, बेसिकली जब ये बिल था पास हुआ तभी तो लॉ बनाए, तो ये जो बिल था इसका नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरे का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। दूसरा है एसेंशियल्स कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। यहाँ पे जो पहला वाला बिल था ये कहीं ना कहीं यहाँ पर फार्मर्स को बहुत, इसका मतलब ये जो बिल है अपने आप में इसके फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है, अपने आप में प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, ये आप देख पाओगे। तो पहला वाला जो बिल है बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी चॉइसेस देगा फार्मर्स को, ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट कम होती हुई नजर आएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो APMC के अंदर जो
एपीएमसी एक्ट के अंदर जो मंडियाँ होती हैं, मंडियों से उनको ख़त्म क्या करने की बात की जा रही थी। इससे जो कमीशन एजेंट्स हैं, जो बीच में यहाँ पर कमीशन एजेंट्स आते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो ये यहाँ पर इसका एक कौन देखने को मिला है, खासकर आप कह सकते हो इसका डिसएडवांटेज देखने को मिला है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा वाला लॉ था, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें बोली गई कि बोला यह जा रहा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर डोमिनेट करने लगेंगी इंडियन फूड के ऊपर, एग्रीकल्चर बिजनेसेस के ऊपर। क्योंकि क्या हो रहा था ना, जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते बिजनेस बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ, बड़े बड़े होलसेलर एक्सपोर्टर के साथ, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इनको जो है मतलब सेल वगैरह करते जो भी चीज़ें हैं। तो इससे क्या हो रहा था, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो डोमिनेट करने लगती हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। लास्ट में हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल था। और देखो यहाँ पर एक फोकस ये भी है, देखो एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस ये भी करी है एमएसपी को लेकर। यहाँ पर चर्चा नहीं की गई एमएसपी की, लेकिन सरकार यहाँ पर एमएसपी आज के टाइम पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई, वो चाहते हैं कि जो एमएसपी है वो लंबे समय तक चलते रहे, सरकार हमें लिखित में दे दे कि हमें एमएसपी आगे मिलता रहेगा। क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा क्या होता है ये एमएसपी। मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जो किसान भाई ने यहाँ पर कोई भी जो क्रॉप है, फसल है, उसको उगाया, तो उसके ऊपर एक छोटा सा सपोर्ट प्राइस, मतलब उनको एक सिक्योरिटी मिली हुई है कि इतना पैसा तो हमें इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, सरकार हमें इतना पैसा तो इसके ऊपर इतना तो प्रोवाइड करवाएगी हमारे फसल के। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर खत्म करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट काफ़ी हुआ है। एमएसपी रेगुलर चल रहा है और एमएसपी अभी तो चलता रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पर सरकार के हाथ एक तरीके से बंधे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार लिखित में नहीं दे सकती, क्योंकि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के ऊपर बार बार फोर्स डालता रहता है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में ट्रेंड कर रहे हो, मतलब आप एग्रीकल्चर के मामले में सबसे ऊपर रहते हो। इंडिया यहाँ पर एग्रीकल्चर के मामले में जो एक्सपोर्ट वगैरह करता है लिस्ट में टॉप पर रहता है। तो यहाँ पर ऐसा, इसके पीछे का रीज़न है कि आप लोगों ने सरकार अपने कंट्री के अंदर एमएसपी दे रखी है, प्लस और भी बहुत सारी यहाँ पर स्कीम्स चला रखी हैं, एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट कर रखा है। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पर ये बोलता है कि इस चीज़ को रोको। लेकिन यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग सोल्यूशन निकालने में लगी पड़ी है कि इसका रिगार्डिंग एक कोई सोल्यूशन मिलता रहे और हम लोग यहाँ पर एमएसपी फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते रहें। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर अगले आर्टिकल में बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मेघालय हाई कोर्ट भेज दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, और भी जो जजेस हैं उनको यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट लेकर आया गया है, तो आप देख पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पूछा जाएगा कि इस हाई कोर्ट को यहाँ से, मतलब इस जज को इस हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में भेजा गया। तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा, वो है कॉलेजियम। ये मतलब कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से यहाँ पर किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्या प्रोसेस है हमारा, जो उसके पीछे का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। आखिरकार ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसको हमें समझना होगा अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस के अंदर। ठीक है, देखो हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर क्या होता है, हम लोग जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए भी यहाँ पर ये कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल होता है, या फिर जजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो तब भी यहाँ पर इस कॉलेजियम सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन ये है कि सर ये कॉलेजियम सिस्टम बना कैसे है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला जज केस हुआ था 1981 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले मतलब कि कोई जज है, मान लो कोई जज को अपॉइंट करना है, तो पहले किसी जज को अपॉइंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर रिकमेंड करते थे कि भाई एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट होना है, और जज को अपॉइंट कर लिया जाता था। लेकिन इससे बात बनती थी नहीं थी, क्योंकि 1981 में यहाँ पर एक ही के पास पावर थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देखा कि 1993 में हम लोग को थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 1993 के अंदर खासकर सेकंड जज केस आया, मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉलेजियम सिस्टम। खासकर 1993 में कॉलेजियम सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि आपने देखा कि पहले 1993 से पहले जजेस को कौन अपॉइंट कर रहा था, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे थे, जो कि आज के टाइम पर एनवी रमन साहब है, मतलब वो आज के हैं, उस समय की कोई और होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर क्या करा, इस सिस्टम को जैसे ही अप्रूव किया, तो इसके बाद क्या किया गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है
इनके साथ साथ यहाँ पर और भी व्यक्ति होंगे। मतलब कि 1993 में ये बोल दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 और सीनियर जजेस होंगे। तो ये 3 लोग मिलकर जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेंगे या फिर ट्रांसफ़र करेंगे किसी जजेस का। ये यहाँ पर 1993 में हुआ। लेकिन कहानी आगे बढ़ती रही लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। उसके बाद 3 जज के साथ आए 1998 में। यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर से कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यार अभी भी 3 मेंबर में बात बन नहीं रही है। तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही, साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जज है, तो 3 मेंबर तो मतलब 3 मेंबर तो ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर इसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अब यहाँ पर 3 से बात नहीं बन रही है, हम इसको 5 मेंबर की बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने मेंबर कर दिए गए, 5 मेंबर कर दिए गए। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम बना है। तो आज के टाइम पर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग हैं, ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से हमें जजेस को अपॉइंट करना है या फिर जजेस का ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। तो यही सारे जो कॉलेजियम सिस्टम है पूरा का पूरा ये मिलकर काम करता है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है तो इसके बारे में समझना होगा। ये जो एक तरीके से अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट करने के बाद यहाँ पर अपना जो नाम वगैरह है वो डिसाइड करते हैं, और ये जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने के बाद किसी भी जज को ये अपॉइंट करने में सक्षम होता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। आखिरकार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आखिरकार ये कॉलेजियम क्या है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपने देखा मैंने कुछ वर्ड बोले जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारा काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेन ये ही है, ये हेड कर रहे हैं हर चीज़ को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है ये भी हाथों हाथ कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलेगा। तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे CJI को अपॉइंट करते हैं। CJI के साथ साथ जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बोला था कि जो जजेस को अपॉइंट करते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम करता है। बिल्कुल, तो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दे देगा। रिकमेंडेशन देने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो आगे का काम जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो करते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो CJI को अपॉइंट करते हैं, CJI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। देन उसके बाद जो यहाँ पर क्या होता है, CJI के लिए एक रिकमेंडेशन आता है, और रिकमेंडेशन आने के बाद यहाँ पर ये सारा काम होता है। और CJI के रिगार्डिंग एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है रिकमेंडेशन के दौरान, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन साहब हैं। इनसे पहले कोई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो उनका रिकमेंडेशन होता है कि हाँ इन्होंने यहाँ पर बोला होगा कि हाँ NV रमन साहब सही है CJI बनने के लिए। ठीक है, तो रिकमेंडेशन पहले वाले CJI का भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सीनियरिटी भी देखी जाती है कि हाँ कोर्ट के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पर कोई जज कैसा सीनियर है, मतलब सीनियर बेसिस पर उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितने लंबे समय से यहाँ पर वो प्रैक्टिसिंग कर रहा है सारी चीज़ों की। देन उसके बेसिस पर भी क्या होता है, इसको जो CJI है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब CJI के बारे में डिस्कस किया, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है एक तरीके से जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है उसके थ्रू। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर CJI भी है प्लस उसके बाद यहाँ पर 4 मेंबर और हैं। तो 5 मेंबर की बॉडी है जो कि मिलकर डिस्कस करती है और उसके बाद यहाँ पर किसी भी जज को अपॉइंट करती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अपॉइंट किस प्रकार से होता है, तो ये जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये एक रिकमेंडेशन तैयार करता है और रिकमेंड करता है लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर आगे कहानी पहुंचाता है प्राइम मिनिस्टर तक। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ध्यान रखना इसके बारे में, एट द लास्ट प्रेसिडेंट ही यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर CJI के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। नाउ एक चीज़ और बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको बताई। उसका हमारे संविधान में ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो संविधान में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा हुई हुई है। ठीक है, कि हाँ किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है वो आपको पता चली गया है। उसके बाद जो आर्टिकल 217 है यहाँ पर भी आप देख पाओगे हमारे संविधान के अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में चर्चा की गई है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। देन आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हुई रही यहाँ पर पद्म विभूषण के बारे में। तो अभी जो ये पद्म विभूषण अवार्ड है ये दिया गया है बहुत सारे लोगों को। देखो अभी पद्म अवार्ड्स बहुत सारे अनाउंस करे गए, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में, क्योंकि होता क्या है पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो ये अलग अलग अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो अलग अलग लोगों को दिए गए। अभी तक लगभग 118 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है जिनको ये पद्म अवार्ड्स दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू, और ये राष्ट्रपति भवन पर ये सारे अवार्ड दिए गए हैं कल के दिन, मतलब ट्यूसडे में ये सब कुछ हुआ है। इसके बारे में ध्यान रखना, मैंने मॉर्निंग वाले डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी ये आर्टिकल कवर किया है, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ इस अवार्ड के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर क्या है, जो पद्म अवार्ड्स हैं
इनको बनाया गया था 1954 में। एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो कि एक एक्सेप्शनल काम करता है, लोगों से हट के काम करता है, पब्लिक सर्विस देता है, लोगों के रिगार्डिंग यहाँ पर काम किया हुआ है, नेशन को सर्व किया हुआ है, प्लस यहाँ पर कुछ हट के काम किया है, तो उसको यहाँ पर क्या है कि ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ ये जो अवार्ड है 3 कैटेगरीज के अंदर है। एक आता है सबसे टॉप पर पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो, इसी प्रकार से आपको ये चेन याद करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मान लो एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन कौन से लोगों को, मतलब लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। तो फील्ड की बात करें तो आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर एक फील्ड के अंदर यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कौन कौन एलिजिबल है, देखो हर एक व्यक्ति एलिजिबल होता है इस अवार्ड के लिए, हर एक व्यक्ति एलिजिबल होता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सब लोग एलिजिबल हैं। कोई एक्सेप्शनल काम करो, हटकर काम करो, जिससे कि यहाँ पर देख रहा है हमारा देश आप लोगों को, देन उसके बाद यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि लोगों को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। सेलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, और वो कमेटी हर साल बनाई जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, और देन उसके बाद यहाँ पर ये कमेटी आगे जाकर रिकमेंड करती है और सब कुछ। ये जो मतलब अवार्ड फिर लास्ट में देता कौन है, लास्ट में प्रेसिडेंट हमारे अवार्ड देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पिक्चर में भी देखा। तो प्रेसिडेंट हमारे लास्ट में अवार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। ये भी आप लोगों को एक आइडिया इसके बारे में रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। तो पद्म अवार्ड्स 2020 वाले हैं ये सारे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इन्होंने बातचीत करी है तजिकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट्स के साथ, मतलब उन लोगों के जो NSA हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत करी है। ये आप देख पाओगे, ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। एक मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बारे में हम लोग पिछले लगातार 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और इस मीटिंग का जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन डिस्कशन है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो भी क्राइसिस है, जो भी टेररिज्म आज के टाइम पर बढ़ा है, उसको लेकर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर एक सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ। तो ये एक तरीके से जो मीटिंग है वो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिली है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब भी रहे यहाँ पर, उसके बाद तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोग भी रहे। इनके साथ सेपरेटली यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग करी है हमारे NSA साहब ने। ट्यूसडे में ये सारी मीटिंग हुई है जहाँ पर डिस्कस किया गया है टेरर थ्रेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की साइड से जो आज के टाइम पर आतंकवादी एक तरीके से खतरा है, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आज के टाइम पर क्रिएट हो चुका है, उसके बारे में चर्चा की गई। कैसे हम लोग वहाँ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो अफगानिस्तान एक मेजर फोकस रहा है इस पूरे डिस्कशन का, ये आप लोग देख पाओगे। आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। लोगों के पास इनफैक्ट खाना नहीं है, खाना खाने को, ठीक है, और मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। आज के टाइम पर लोग वहाँ पर अपने बच्चों को बेच रहे हैं इनफैक्ट, ताकि लोगों को खाना मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। तो इतनी बुरी सिचुएशन वहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग डिस्कशन होने के बाद हमने डिसाइड ये भी किया है कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिल जाना चाहिए, एक तरीके से लोगों को वहाँ पर कुछ ना कुछ असिस्टेंस मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, दूसरी कंट्रीज मिलकर सपोर्ट कर दें। और भारत ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहले ही बोल चुका है और आज के टाइम पर हम लोग सपोर्ट करेंगे भी, आगे भी बहुत कुछ प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम लोग अफगानिस्तान को, ये यहाँ पर बताया गया इस पूरे आर्टिकल के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या डिस्कशन किया गया, और तो मेन यही है कि अफगानिस्तान के बारे में चर्चा की गई है। मैंने आपको बता दिया क्या क्राइसिस हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। प्लस यहाँ पर बस और कुछ भी नहीं है, जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है। और अभी हाँ देखो, एक चीज़ और है कि अभी वेडनेसडे में, मतलब आज के दिन और भी मीटिंग होने वाली है। अभी तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ बातचीत करी है ना। वो जो आज मंडे है, सॉरी आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे में अजीत डोभाल साहब और भी लोगों के साथ बात करने वाले हैं, जैसे कि रशिया, ईरान, कजाकिस्तान के साथ भी बातचीत करेंगे। और आपको मालूम होगा हमने पाकिस्तान और चाइना को भी इन्वाइट किया था इन कंट्रीज़ के साथ, लेकिन पाकिस्तान और चाइना नहीं आए हैं। पाकिस्तान ने तो सीधा सीधा मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आएंगे, और चाइना ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोल दिया है कि हम लोगों का शेड्यूल काफ़ी हद तक बिजी है, शेड्यूलिंग की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। देन ये हुआ आर्टिकल कंप्लीट। अब उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जो हरी कुमार हैं, एक तरीके से नेवी चीफ इनको बनाया गया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। वाइस एडमायरल आर हरी कुमार आज के टाइम पर ये फ्लैग ऑफिसर हैं, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। इनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा एज अ नेक्स्ट नेवल स्टाफ, तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो, इनका सिर्फ नाम ध्यान रख सकते हो, वनडे एग्जाम में यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पे हमारे पास और क्या है इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, वो बकवास हैं, यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन जो खास है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होता है कि हर साल एक डिबेट होती है। ठीक है, एक डिबेट कंडक्ट करवाई जाती है CAPF के थ्रू, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के थ्रू। लेकिन अब की बार का जो डिबेट है इसको ऑर्गेनाइज किया है NHRC ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस डिबेट को ट्यूसडे में ऑर्गेनाइज किया। और इस डिबेट का मकसद वो क्या है, टॉपिक क्या है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। टॉपिक यहाँ पर क्या था इसका, वो था फाइट अगेंस्ट इविल लाइक टेररिज्म और नक्सलिज्म। ठीक है, वही यहाँ पर टेररिज्म के रिगार्डिंग जो भी मतलब कि टॉपिक ये था, ह्यूमन राइट्स ब्लॉक्ड फाइट अगेंस्ट इविल लाइक टेररिज्म और नक्सलिज्म। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ब्लॉक जाते हैं जब हम लोग अगर लड़ते हैं टेररिज्म या नक्सलिज्म से। तो उसको लेकर एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुआ था, इसके टॉपिक के रिगार्डिंग काफ़ी विवाद भी हुआ, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है, जो कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर खास है, वो है NHRC। तो NHRC के बारे में हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों को रट भी गया होगा, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रट गई हैं पढ़ाते पढ़ाते। और इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी बार इसको पढ़ते पढ़ते इतनी बार पढ़ा है कि आपको भी रट गया होगा। ठीक है, जो NHRC है बेसिकली भारत के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था। ठीक है, एक हमारे पास एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसके अंडर में लाया गया। 2006 में यहाँ पर इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। NHRC का मेन काम क्या होता है, जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम ही क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ पर जो भी मानव के अधिकार है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन होगा ह्यूमन राइट्स आखिरकार क्या है, तो ह्यूमन राइट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी। तो हमारे जो भी राइट्स है उनको प्रोटेक्शन देने का ये काम करता है। इस NHRC के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 7 और दूसरे मेंबर्स होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 7 में से 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट ये रट चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चेयरपर्सन होता है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, या फिर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक रिटायर्ड जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, तभी वो यहाँ पर आकर क्या होगा, एक तरीके से इसका चेयरपर्सन बन पाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर बस यही चीज़ें हैं। और उस टर्म और रिमूवल के बारे में भी आप लोगों को मैंने काफ़ी बार पढ़ा रखा है, जैसे कि एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पर कि जो NHRC के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो लगभग उनका टर्म 3 साल तक का होता है लगभग, और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक की, 70 साल तक की यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, उसके बाद डायरेक्टली आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, चर्चा की गई है, चाइना एक्सपोर्ट्स वॉरशिप टू पाकिस्तान। चाइना ने एक वॉरशिप भेज दिया है पाकिस्तान को, और मतलब कि पाकिस्तान को एक वॉरशिप दे दिया है। वॉरशिप मतलब कि अगर हम टू द पॉइंट बात करें, फ्रीगेट। वॉरशिप आपको 3-4 प्रकार की देखने को मिलती है, एक होता है फ्रीगेट, एक होता है कॉर्वेट, और एक होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है, फ्रीगेट, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर सब अपने आप में यहाँ पर धमाकेदार ये सारे जहाज़ हैं, सभी के अंदर वेपन्स वगैरह लगे हुए होते हैं। एक सबसे छोटा होता है, देन उससे बड़ा होता है, डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, डिस्ट्रॉयर ही होता है, सबसे ज़्यादा वजनदार होता है, इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन फ्रीगेट जब छोटा है लेकिन तब भी कम नहीं है, फ्रीगेट के अंदर भी बहुत सारे वेपन्स वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट, मान लो ऊपर यहाँ पर विमान उड़ रहा है, उसको उड़ा सकता है। ठीक है, सबमरीन को उड़ा सकता है, कुछ भी चीज़ों को अटैक कर सकता है, तो फ्रीगेट के अंदर भी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। तो चाइना ने एक फ्रीगेट एक्सपोर्ट कर दिया है पाकिस्तान को, बहुत कम दामों में यहाँ पर ये फ्रीगेट प्रोवाइड करवाए, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्री में ये डील देखने को मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इससे कंसर्न बढ़ेगा भारत के लिए, लेकिन कोई इतनी कंसर्न वाली बात नहीं, क्योंकि भारत के पास इससे भी धमाकेदार बड़े बड़े फ्रीगेट्स हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि दुनिया भर में चाइना की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, हमने इन तीनों को देखा है। चाइना के पास कितने फ्रीगेट हैं टोटल, मैं आपको बताऊं, चाइना के पास टोटल 43 फ्रीगेट्स हैं। बताओगे 43, बिल्कुल 43 फ्रीगेट्स हैं। इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया के पास 13 to 14 फ्रीगेट्स हैं, लगभग इतने ही आसपास। आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि हमने देख रखा है बहुत सारी डील हम लोगों ने साइन कर रखी हैं, और भी हमारे पास फ्रीगेट्स आने वाले हैं। पाकिस्तान के पास कितने फ्रीगेट्स हैं, तो पाकिस्तान के पास बहुत कम है, 2-3 आपको फ्रीगेट्स ये देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो। इंडिया के पास फ्रीगेट्स काफ़ी सारे हैं। अगर हम बात करें, अब कहोगे कि अगर चाइना और पाकिस्तान मिल गए साथ में तो ज़्यादा हो जाएंगे फ्रीगेट, तो आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि इंडिया USA साथ में मिल गए तो
ठीक है, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज मिल गई साथ में, तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी देखा जा सकता है। तो क्या है, आज के टाइम पर कंसर्न इतना भारत के लिए है नहीं, क्योंकि भारत के पास भी ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीगेट्स आज के टाइम पर अवेलेबल हैं। फ्रीगेट कैसा होता है आपको पता है, देख लो इस प्रकार से होगा, इसमें बहुत सारे वेपन्स वगैरह लगे होंगे जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर दुश्मन को टैकल करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फ्रीगेट प्रोवाइड किया गया। नाउ क्वेश्चन ये है कि नाम क्या है इसका नाम तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। नाम है इसका PNS तुगरिल, ठीक है। तो PNS तुगरिल यहाँ पर नाम रखा है इसको पाकिस्तान की नेवी ने। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो, ये एक पहला लगभग आप कह सकते हो टाइप 054 फ्रीगेट है जिसको बनाया गया है पाकिस्तान नेवी के लिए। चाइना ने यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया है, चाइना ने एक्सपोर्ट कर दिया है अभी पाकिस्तान को, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी मिसाइल्स वगैरह लगा सकते हैं। इनफैक्ट भारत के पास तो एक ऐसे फ्रीगेट्स हैं जहाँ पर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल तक को लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, चाइना ताइवान के इशू के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और आप लोगों को मालूम होगा इन दोनों का जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है और अभी भी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। अभी आपको मालूम होगा पिछले महीने चर्चा में था, क्योंकि ताइवान की कंट्री के ऊपर से यहाँ पर चाइना ने बहुत सारे प्लेन्स वगैरह उड़ा दिए थे। तो अभी क्या है, इनके जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी अपर लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है, ये बताया गया। तो चाइना आज के टाइम पर कैपेबल है कि ताइवान का जो मेजर पोर्ट्स वगैरह है उसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। जो रिलेशंस है, टेंशंस है, वो एकदम आप कह सकते हो पिछले सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। जब से ताइवान की जो प्रेसिडेंट आई हैं, ताइवान के अंदर प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, 2016 में ये प्रेसिडेंट बनी थी, तब से यहाँ पर ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों बोला यह जाता है कि जो साई इंग वेन है, इनका कहना यह है कि जो ताइवान है वो एक सोवरन नेशन है, चाइना का पार्ट नहीं है। और चाइना का क्या कहना है, चाइना कहता है ताइवान कोई सोवरन नेशन नहीं है, चाइना हमारा पार्ट है, ठीक है। चाइना का यहाँ पर स्टेटमेंट रहता है। लेकिन ताइवान आज के टाइम पर काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर हम बात करें, ताइवान के जो रिलेशन है बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ अच्छे हो चुके हैं। ताइवान ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रखा है, प्लस बहुत सारी कंट्रीज आज को आज के टाइम पर ताइवान को उन्होंने एज अ कंट्री रिकग्निशन दे दिया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने यहाँ पर कोई भी ताइवान को सपोर्ट नहीं दिखाया, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ताइवान के रिगार्डिंग नहीं गया है, लेकिन भारत के लोगों की साइड से बहुत रिस्पॉन्स गया है। भारत के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है ताइवान को, ठीक है। ताइवान के जो नेशनल डे है उसको लेकर सेलिब्रेट किया, और एक तरीके से हमने ट्विटर पर ये सारी चीज़ें ट्रेंड करवाई। वहाँ के ताइवान के लोगों ने हमें थैंक यू भी बोला, मतलब भारत की सरकार को नहीं बोला, भारत के लोगों को थैंक यू भी बोला था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था ताइवान के बारे में, और ताइवान और इंडिया के जो रिलेशन है मैंने आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। और आज के टाइम पर आप लोगों को मालूम होगा, हमने ताइवान के साथ काफ़ी सारी डील्स भी कर रखी हैं, और आने वाले टाइम पर हम लोग ताइवान के साथ और भी बहुत सारी डील्स करने वाले हैं। साइंस एंड टेक के मामले में हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों के मामले में हो, तो वो सब हम लोग आगे बढ़ेंगे आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्यूट है, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अगर आप लोग को डिस्प्यूट कुछ लिखित में चाहिए तो मैंने लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है कि किस प्रकार से आप लोग नोट्स बना सकते हो। इनका बैकग्राउंड वगैरह, ताइवान और चाइना का जो इशू है मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये डिस्प्यूट रहता है। आज के टाइम पर चाइना टेंशन में भी है। चाइना टेंशन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाइना के रिगार्डिंग काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर ताइवान को सपोर्ट कर रही हैं, और ताइवान आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद चाइना को टैकल करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स भी बन चुके हैं इसी एरिया में। इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वाड ग्रुप तैयार है, क्वाड के अंदर आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान देखने को मिलेगा। उसके बाद आज के टाइम पर एक और ग्रुप तैयार हो चुका है, ऑकस ग्रुप तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स तैयार हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की कंसर्न बढ़ा दी गई है, ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। यहाँ पे चर्चा की गई है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे यूएस ने अपने ट्रैवलिंग के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जैसे ही उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर यूएस की ट्रैवलिंग के ऊपर लगे हुए थे, अब रिस्ट्रिक्शंस को हटाते ही क्या हुआ है, डिमांड बढ़ी है, और यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस, आपको ऑयल राइज वापस से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ऑयल है लगभग यहाँ पर बोला गया है $84 पर बैरल के आसपास आपको ये ट्यूसडे में इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो यूएस के बॉर्डर से वो वापस रीओपन हो चुके हैं, लेकिन किन के लिए, वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए, जो जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई होगी। तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं, ये आप लोग देख पाओगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर इसको आप लोग यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, ये हमने देखा बैरल के बारे में, तो $84 पर बैरल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये बैरल क्या है आखिरकार। तो ये जो बैरल है बेसिकली यहाँ पर एक बैरल के अंदर अप्रॉक्स 159 लीटर्स के आसपास ये अमाउंट होता है। मतलब कि मान लो आपको $80 के अंदर लगभग 159 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा,
ठीक है, क्रूड ऑयल मिल जाएगा, ऐसा आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो आपको हो गई, तो इंटरनेशनल लेवल पर सस्ता है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर आपको ये पेट्रोल सस्ता देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ से लाना भी तो होता है ना, वहाँ से शिपिंग का चार्जेस दिया, फिर उसके बाद हमारे कंट्री में टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस में अभी हमने हाल ही में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। फ्रेट लगने के बाद कुछ उसको रिफाइन किया जाता है, क्योंकि कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल होने के बाद उसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल जब निकालते हैं उसमें कुछ कॉस्ट लग जाती है। देन उसके बाद वैट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग टैक्सेस लगाती है। देन उसके बाद यहाँ पर ये अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब कि डबल हो जाता है अमाउंट, ये आप लोग देख पाओगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है कि एक बैरल के अंदर कितना अमाउंट होता है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, डायरेक्टली देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। देखो आज की खास बात यह है ना कि एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हुई है, दूसरा वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हुई कि इंडिया को यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग सभी को इम्यूनाइज करें। खासकर जो यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या क्या बोला गया मैं आपको बताता हूँ, पढ़ चुका हूँ मैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। जो एडल्ट लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एडल्ट लोगों को यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। पहले बहुत सारी वैक्सीन आई हैं बच्चों के लिए आई हैं, लेकिन आज के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर हमने एडल्ट के ऊपर ध्यान दिया है। ये आप लोग देख पाओगे, हमने कोरोना के टाइम पर एडल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो एडल्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बताया गया है, ज़रूरत क्या है कि एडल्ट के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस लाना चाहिए, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो मतलब कि आर्टिकल में यहाँ पर कोई भी हमारे लिए खास चीज़ नहीं है जो एग्जाम में पूछी जा सके। उसी की जैसे यहाँ पर कुछ आपको आर्टिकल्स ये भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बुक रिव्यू किया गया, एक बुक लिखी गई है यहाँ पर, तो उस बुक को रिव्यू किया गया है, उस बुक के अंदर क्या क्या बताया गया है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो मतलब आर्टिकल आज बिल्कुल ठप हैं, एडिटोरियल खासकर ठप हैं, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। जब भी ओपिनियन पढ़ते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर एक ओपिनियन हमारे काम का नहीं होता है, लेकिन दो एडिटोरियल तब भी इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल ये वाला है, इसके बारे में हमने कल नहीं शायद परसों डिस्कशन किया था, परसों हमने थंबनेल भी लगाया था इसका। दूसरा आर्टिकल हमने यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। तो ये कुछ एडिटोरियल्स आए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले एडिटोरियल में बात की गई है, आपने सुना होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में अक्सर फिशरमैन इशू देखने को मिलता है। फिशरमैन इशू मतलब क्या है कि मैं आपको मैप बना के थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो ये इंडिया का मैप है, नीचे की साइड से इधर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, इनके बीच में यहाँ पर पाक बे वाला एरिया आता है, या फिर इसको हम लोग पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। यहाँ पर एक एरिया आता है पाक स्ट्रेट का। होता क्या है, इधर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, तमिलनाडु से जो बहुत सारे मछुआरे होते हैं वो यहाँ पर मछली मारने के लिए जाते हैं, और वो फिशिंग कर कर उस फिश को बेच कर पैसा कमा कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना, ऐसा चलता है। लेकिन जब वो मछली मारने आते हैं तो आकर आप कह सकते हो पानी के अंदर जब आते हैं आगे, तो आते आते क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। पानी के अंदर एक मैरीटाइम बाउंड्री होती है। अगर हम बात करें इंडिया के मामले में तो उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला गया। ठीक है, मतलब इंडिया का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कि मतलब हमारे पास लगभग इतना एरिया, जो मतलब ये पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है, नीचे की साइड, तो इतना एरिया कम से कम ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगा, और इस बॉर्डर के बाहर क्या है, वो इंटरनेशनल वाटर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा बिल्कुल। तो क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, मछुआरे आए, मछुआरे आने के बाद यहाँ पर क्या कर गए, ये इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर गए। अब ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद पहुंच गए श्रीलंका की टेरिटरी में, है ना। अब ये जब यहाँ पर पहुंच गए तो श्रीलंका क्या करता है, इनको अरेस्ट कर लेता है, या फिर कभी कभी गोलियां भी चला देता है। ऐसा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब ये तो श्रीलंका के साथ बात हुई है, श्रीलंका के साथ काफ़ी चर्चा में रहता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ये डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर ये फिशरमैन डिस्प्यूट देखने को मिला। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, इन्होंने गुजरात कोस्ट के पास में क्या करा है, एक मछुआरे को मार दिया है, और लगभग 6 मछुआरों को कस्टडी में ले लिया गया है। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से ये रिलेशन थोड़े से ख़राब होते हुए और ज़्यादा नजर आएंगे, ये यहाँ पे बताया गया। तो पाकिस्तान के थ्रू एक्शन पहली बात तो गलत उठाया गया। देखो गोली नहीं मार सकते, मतलब गोली मारना एक सही नहीं रहेगा, ऐसा आप लोग देख पाओगे, क्योंकि इंडिया ने कभी यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। क्योंकि इंडिया की टेरिटरी में भी तो आते होंगे डेफिनेटली, तो इंडिया की टेरिटरी में भी काफ़ी बार आए हैं मछुआरे, लेकिन हमने कभी गोली नहीं चलाई है। एक वार्निंग शॉट आप देख सकते हो, वार्निंग शॉट मतलब आप वार्निंग शॉट दे दिया आपने कि मछुआरे वहाँ से निकल जाओ, आप गलत टेरिटरी में आ चुके हो। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, वार्निंग शॉट की बजाय पाकिस्तान ने गोली मारी है। आप देख पाओगे इस प्रकार की सिचुएशन रिलेशंस को और ज़्यादा खराब करती हुई ये नज़र आएगी। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। और ऐसा इंसिडेंट कोई नया इंसिडेंट नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये फिशरमैन इशू काफ़ी ज़्यादा है। देखो श्रीलंका के साथ तो रहता है, प्लस पाकिस्तान के साथ भी हमारा फिशरमैन इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आज के टाइम पर 558 इंडियन फिशरमैन है जो कि पाकिस्तान की जेल में है। मतलब इतने फिशरमैन पाकिस्तान की जेल में उन्होंने कस्टडी में ले रखा है,
और 74 पाकिस्तानी फिशरमैन है जो कि भारत की जेल में है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, मतलब भारत ने कितने कम लोगों को रख रखा है। इनफैक्ट हमने थोड़े दिनों पहले की बात है, थोड़े टाइम पहले की बात है, हमने बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को रिलीज़ भी किया था। ठीक है, आप देख पाओगे इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये रिलेशन को अच्छा कभी नहीं करना चाहेंगे, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है एडिटोरियल में, लास्ट एक दो मैंने आपको इशू बता दिया। इशू क्या है, लास्ट इसका क्रक्स ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए कि जो फिशरमैन है यहाँ पर एक तरीके से ये ना विक्टिम ना बने, और एक तरीके से यहाँ पर क्या है जो टाइज़ वगैरह है, इस पूरे जो टाइज़ है, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया के टाइज़ पहले से बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब हैं, तो इसका आप जो विक्टिम है बेसिकली वो फिशरमैन को मत बना देना, मतलब शिकार इसका फिशरमैन को मत बना देना, ये यहाँ पर फोकस रखने की बात की गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि क्या ये इशू है, क्या मुद्दा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला आर्टिकल है देखो, ये भी कुछ खास नहीं है, मतलब वही तो आज एडिटोरियल कुछ खास नहीं आए, मतलब एडिटोरियल में दम नहीं है बिल्कुल भी, जो बाकी आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात की गई है जो यूपी पुलिस है, सॉरी यूपी पुलिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात की गई है लखीमपुर खेरी वायलेंस के बारे में। आपको मालूम होगा लखीमपुर खेरी के अंदर 3 अक्टूबर की बात है, एक बहुत तगड़ा वायलेंस देखने को मिला था। यहाँ पर क्या हुआ, जो फार्मर्स है उनको मार दिया गया था, फार्मर्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब क्या है, ये मुद्दा आज के टाइम तक चल रहा है, प्लस उसके बाद इसको लेकर फॉरेंसिक कुछ रिपोर्ट्स आनी थी, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास आई नहीं है, ऐसा भी मेंशन किया गया। और बोला जाता है कि जो यहाँ पर सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा हैं, आशीष मिश्रा ने यहाँ पर ये व्हीकल चढ़ा दिया है किसके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जिसकी वजह से फार्मर्स की डेथ हो गई है, ऐसा बताया गया। और वो जो फार्मर्स है वो लखीमपुर खेरी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ये व्हीकल चढ़ाया गया है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो इसको लेकर यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार यहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन भी पूछ रहा है, और यहाँ पर अब रेगुलरली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी इसके रिगार्डिंग, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आने वाली हैं जिसके आधार पर हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब इन्वेस्टिगेशन वो होगी, देन उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी। प्लस यहाँ पर पहले तो बोला जाता सीबीआई को दे देता है ये इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हर चीज़ में सीबीआई को नहीं देंगे, आगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा दिया गया है। अब ये आगे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, आगे ये आर्टिकल आएगा तो हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में वापस से चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बाकी कोई यहाँ पर दम नहीं आर्टिकल के अंदर, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ओके, नाउ गाइज यहाँ पर करते हैं हम लोग अपने वीडियो को समाप्त। आई होप आपको एक एक आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।